तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे जेईई मेंस 2026 के जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री सेक्शन के, ठीक है, शिफ्ट 2 ये अप्रैल का जो शिफ्ट हुआ था उसमें के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है कि नीट का जो पैटर्न है आप लोगों ने देखा है 2026 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं या फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आप एक चीज़ जरूर लिंक करोगे तो दोनों के पैटर्न में, चूँकि दोनों की जो टेस्टिंग बॉडी है दोनों की एनडीए है, तो दोनों के जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा यहाँ पे, कुछ क्या मैं पूरा क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जेईई मेंस के 2026 के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोग देखने के बाद में एक चीज़ जरूर रियलाइज़ करेंगे कि यस, जो नीट 2026 में रीनीट हुआ था, ठीक 21 जून को, वहाँ का पैटर्न और यहाँ का पैटर्न एकदम सिमिलर आपको मिलेगा। मतलब अब वो केमिस्ट्री के सरफेस वाले क्वेश्चंस, मतलब जो पैटर्न आपने 2023 में देखा है या 2020 में देखा, वो पैटर्न बिल्कुल भी आपको नीट का नहीं मिलेगा। आपको कुछ अलग मिलेगा, मतलब वो डेप्थ में जाके आप चीज़ों को पूछ रहा है, सरफेस पे कुछ नहीं पूछ रहा है। वो आपकी पूरी नॉलेज को वो चेक कर रहा है, आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो। अभी ऑर्गेनिक का मैं दिखाऊंगा, फिजिकल का दिखाऊंगा, इनऑर्गेनिक का दिखाऊंगा मैं, तो वो आप देखोगे कि वो डेप्थ को टच कर रहा है, ठीक है, और दोनों को टच कर रहा है, जेईई मेंस का भी और नीट का दोनों को टच कर रहा है। तो आइए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो खैर बेसिक सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक। इसको थोड़ा सा स्किप करके मैं इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे आप चेक कीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन गाइस है, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, नीट 2026 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन उन्होंने पैटर्न फॉलो किया और इस क्वेश्चन को डाल दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी में आपको लगाना है। तो मतलब जबकि जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसको पहले लिखना है आपको, ये बात। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जो एनर्जी हमारी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा होता है सम ऑफ n प्लस एल, सम ऑफ n प्लस एल होता है, या फिर आपको n, और अगर जो n ना दिया हो l भी दिया हो तो n प्लस एल, ये दोनों का सम होता है। क्लियर है? और अगर जो इनका सम सेम आ जाता है तो हम लोग देखते हैं जिसका n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। तो लाइक यहाँ पे तो खैर ये चीज़ बहुत आसान थी। इसका जब आप n प्लस एल का सम करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इसका जब n प्लस एल करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। इसका जब करोगे सी वाले का तो गाइज यहाँ पे देखना आप 7 आएगा, 6 1 7। इसका जब करोगे तो गाइज यहाँ पे 3 आएगा, और इसका करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप आराम से यहाँ पे, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, तो इसमें आराम से आप लोग चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। मतलब पहले सी आएगा देन डी आएगा। अब देख लो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे सी और डी दिया है। आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपने ये कर लिया। अब हम लोग जानते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ये देखो वहाँ पे आपका उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, तो ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बता भी दी है। देखो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से उन्होंने क्वेश्चन उठाया, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही खास क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पूरी थ्योरी प्रॉपर वे में नहीं पढ़ी होती, दैट्स वाई कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वहाँ पे। इन्होंने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, और उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं A B C D करके। अब आइए यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं बहुत आराम से। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे इन्होंने वनली नहीं लिखा गाइस, ठीक है, तो ये बात भी आपको मेंशन करनी है कि वनली नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में जब जाओगे तो हीजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है मूविंग बॉडी के लिए, मतलब कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसके लिए वो क्या करता है, एप्लीकेबल होता है। ये एनसीईआरटी में लाइन है, अगर जो आपने पढ़ी होगी तो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही लग रहा है हमें, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए यहाँ पे 3 जगह भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो ए और बी फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में दिए, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, द साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल इज लेस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, दैन द साइज ऑफ 3px ऑर्बिटल। तो बात तो सही है भाई, साइज किस पे डिपेंड करता है हमारा। आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो r जो होता है हमारा, ये होता हमारा है r0, और यहाँ पे n² z, ये तो होता है फॉर्मूला हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन में उस स्पीसीज के लिए, है ना। तो r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर पे होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बिल्कुल बात तो सही है भाई, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा 2px का, 3px का ज़्यादा होगा।
क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम लोग सी पे जाते हैं, ए बी और डी। अब देखो ये वाला तो आपका गया, अब दो ऑप्शन बचे, या तो डी सही होगा तो सेकंड होगा, या सी सही होगा तो फिर फर्स्ट वाला वो वाला सही होगा। तो हम लोग इस वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं, और ये ऑप्शन क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि आपको भी यही काम करना वहाँ पे सेम अप्रोच, क्योंकि इसमें आप फंसोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा चीज़। मैं आपको नहीं चाहता हूँ आपका टाइम कंज्यूम वहाँ पे हो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। अब आने वाले एग्ज़ाम में गाइस आपको टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी पड़ेगी, तभी आप नीट जैसा टफ एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब देखो क्रोमियम एक्सेप्शन है, क्रोमियम है, कॉपर है, ये 3D सीरीज़ में दो एक्सेप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे 4s में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, 3D में चले जाते हैं। तो वही देखो उन्होंने लिखा, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है, क्योंकि इससे पहले हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके होते हैं, कितने 24 होता है। इससे पहले हम लोगों ने आर्गन तक हमने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए होते हैं। आर्गन कितना होता है, 18 होता है। अब बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3d5 और 4 बस। तो इसी हिसाब से हमारा ये आंसर सही हो गया। लेकिन अब ये लाइन जो गाइज है, कई लोग अगर जो इस लाइन को अभी भी रिकॉल नहीं कर रहे हैं, या आपने एनसीईआरटी में इसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती गाइज कर रहे हो आप लोग, क्योंकि ये वाले ऑप्शन कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर देखे हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका जो है थोड़ा सा इन्होंने नया बना दिया, नया फ्रेम कर दिया, और नीट ऐसे ही ऑप्शन को चुपचाप उठा लेता है और वो चेप देता है अपने एग्ज़ाम में, और जब चेप देगा तो वहाँ आपको नया लगेगा। ठीक है, तो नया नहीं लगना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? सी वाला उन्होंने कहा है, सी वाला इन्होंने पढ़ लेते हैं, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ H एटम इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। तो ये बात इन्होंने गलत बोली है। ठीक है, तो H एटम में जो एनर्जी इन्होंने बोली है कि 2s की, पहली बात तो H एटम जो होता है उसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसका ये वाला फेल होता है, 1s1 होता है। 2s की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो 2s हमारा होगा, ठीक है, वो अनफिल्ड होगा। क्या होगा, अनफिल्ड होगा, क्योंकि इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। तो 1s1 और 2s में हमारा क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब लिथियम की बात करें तो लिथियम आप चेक करो गाइस, यहाँ पे ये हमारा होगा 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 और यहाँ पे 2s1 हो गया, 2s1 हो गया। अब आप देखो क्या दोनों की एनर्जी बराबर होगी? भाई इसमें तो फीलिंग हो गई है ना, इसमें कोई फीलिंग नहीं हो, तो इसकी कोई कंपेरिजन ही नहीं है ना। ये बात अगर जो यहाँ पे बोलते हैं लिथियम ना बोल के यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बोलते हैं, तब तो ये बात सही थी। हाइड्रोजन के लिए 2s और 2s दोनों के लिए जो एनर्जी होती वो इक्वल होती H एटम के लिए। ठीक है, तो ये बात इसीलिए यहाँ पे डिस्कार्ड की गई है, गलत है यहाँ पे। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया है। एनसीईआरटी की एकदम डिट्टो लाइन से इन्होंने क्वेश्चन उठाया है और फ्रेम कर दिया है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछा है इन 10% बाई वेट, यानी W/W ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब इनका देखो यहाँ से कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है गाइस, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आप लोग चेक करो, तो यूरिया का पहली बात तो आपका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 60 होता है ना, और वाटर का कितना होता है गाइस, 18 होता है। ये सब कुछ मैं आपको ट्रिक से भी करवा दूंगा, अभी पूरा पेसेंस बना के देखिएगा, पूरा वीडियो मैं आपको ट्रिक से भी करवा दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब गाइज यहाँ पे इनका बोलने का मतलब 10% बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि 10 ग्राम यहाँ पे क्या होगी, यूरिया, 10 ग्राम यूरिया है, और 90 ग्राम चूंकि पूरा सॉल्यूशन का वेट है वो कितना है, 100 ग्राम। भाई 10% का मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम इसमें उसमें सॉल्यूशन में, है ना। तो सॉल्यूशन का वेट क्या है, 100 ग्राम है। लेकिन अगर जो हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट का करते हैं जो कि हमारा वाटर है, तो वो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। क्या हो जाएगा, 90 ग्राम। क्लियर है, ये सॉल्वेंट का वेट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसका मोल्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। तो यूरिया का जब मोल निकालोगे गाइस, तो यूरिया का जो मोल निकल के आएगा वो 10/60, क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 60 होता है, यानी कि 1/6 हो गया। क्लियर है। और अगर जो हम लोग वाटर का निकालेंगे तो वाटर का निकलेगा गाइस हमारा 90/18, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 5 ग्राम। क्या हो जाएगा, 5 ग्राम। अब आप आराम से यहाँ पे किसका निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दोनों के मोल्स पता चल गए। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका आपको निकालना है उसका ऊपर रखना है, ठीक है, और नीचे क्या कर देना है, टोटल कर देना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन का मतलब ही क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल का सिंपल रेशियो है ना। और रेशियो किसका, आपको पहले का
ऊपर रखना है, जिसका निकालना है उसका ऊपर रखना है, बटे क्या कर देना है, टोटल कर देना है। भाई सिंपल सा एकदम है, ठीक है। अब आप आराम से निकाल सकते हो कि 5 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1/6 + 5, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5, और ये 6 पंचे 30 1 31, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऊपर कितना आ गया 31 आ गया। भाई आप लोग चेक करते हो ना इसको, 6 पंचे 30, ऊपर कितना आ गया 30 आ गया, और नीचे कितना आ गया 31। अब आप आराम से देख सकते हो ये रेशियो लगभग जो कटेगा तो वो कितना आएगा 0.9 के समथिंग आएगा, है ना। जब इसको कैंसिल करोगे तो 0.9 के समथिंग आएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पे ये 0.8 के समथिंग दे रहे हैं, ये 0.8 के समथिंग दे रहे हैं, यहाँ पे आप चेक करो तो ये 0.9 के समथिंग। भाई अगर जो 30/31 करोगे तो खुद सोचो इसका जो आंसर निकलेगा वो 0.9 के समथिंग, मतलब 1 के काफ़ी क्लोज रहेगा, है ना। भाई 30/31 में क्या ही फर्क है, 1 के लगभग क्लोज रहेगा। तो 1 के लगभग क्लोज क्या है हमारा ऑप्शन के हिसाब से। और वैसे इसको आप टिक के, अगर जो टिक के माध्यम से करना चाहो गाइस तो सिंपल सी बात है, इसका पहले आप लोग क्या कर लो, वेट रेशियो लिख लो। इसका क्या लिख लो, वेट रेशियो। तो हमने क्या किया, यूरिया और यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, है ना, ये हमारा वेट रेशियो। तो यूरिया कितना था 10 ग्राम, वाटर कितना था 90 ग्राम। अब इसका मोल रेशियो लिख लेते हैं। तो मोल रेशियो से कितना आएगा 60, और यहाँ पे 18, तो ये 10 जगह 60, और ये 18 पंचे 90, तो 1/6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से यहाँ कर दो, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 1 और ये 30, 1 और 30 रेशियो आ गया। तो मतलब 1 पार्ट क्या है इसमें यूरिया है, और 30 पार्ट क्या है इसमें वाटर है। तो सिंपल सी बात है, निकाला किसका है वाटर का, तो 30 हमने क्या कर दिया ऊपर, क्योंकि ये मोल निकल चुका है ना। और नेट कितना टोटल जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30 और 1 31 हो जाएगा। तब भी आप निकाल सकते हो आराम से। भाई शॉर्ट ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इससे। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप ये थोड़ी कह सकते हो कि एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का ही गाइस क्वेश्चन ये।